और एग्जांपल्स मैं आपको अब दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें, हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, लाइक हम लिखते हैं जैसे कि google.com, मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आपने अक्सर नोट किया होगा, हमेशा ऐसा होता है कि स्टार्ट में आपने देखा होगा समथिंग लाइक दिस, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होता है इस तरह से। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ये इस चीज को बेसिकली क्या कहते हैं? ये जो एक पूरा मैंने टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम क्या कहते होते हैं? ये जो पूरा मैंने टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है सारा, इसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। जी। हम्म। हाँ ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिकली दिस इज कॉल्ड यूआरएल। अब यूआरएल क्या होता है? यूआरएल से क्या बनता है? यूआरएल को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। इसी तरह एच टी टी पी का आपको पता होगा कि एच टी टी पी को हम बेसिकली क्या कहते होते हैं? एच टी टी से बनता होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं, छोटा सा मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि कंप्यूटर्स में हर काम को परफॉर्म करने के लिए जो है वो, मतलब डिफरेंट काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने वेबसाइट को ब्राउज करना है, मतलब वेबसाइट्स को अगर आपने ब्राउज करना, एक्सेस करना है, तो यू मस्ट हैव अ प्रोटोकॉल एच टी टी पी आपको चाहिए होगा। एच टी टी पी प्रोटोकॉल आपको चाहिए होता है। इसी तरह से अगर आपने फाइल्स को ट्रांसफर करना है, मतलब अगर आपने फाइल्स को वेबसाइट से डाउनलोड करना है या वेबसाइट्स में फाइल्स को अपलोड करना है, उसके लिए आपको एफ टी पी प्रोटोकॉल चाहिए होता है। ठीक है, एफ टी पी। ठीक है, एफ टी पी को हम क्या कहते हैं? एफ टी पी को हम कहते होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा डब्ल्यू डब्ल्यू को कौन जानता है? डब्ल्यू डब्ल्यू का क्या एब्रीवेशन होता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएं। जी। जो लिखा हुआ है आपको सामने डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इससे क्या इसका एब्रीवेशन बनता है जी? तो बनता है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब भी कह सकते हैं, या आप इसको वेबसाइट कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। हाँ ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा ये अब ये क्या होगा? अब इसको पूरे का मैं समझा रहा हूँ, इसको जरा गौर से समझना है आप लोगों ने। ये क्या होगा? गूगल। गूगल जो होगा, यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? गूगल जो है वो आपका कहलाएगा डोमेन नेम, या इसको हम कह सकते हैं डोमेन नेम, और आप इसको कह सकते हैं वेबसाइट नेम। ठीक है, और साथ में जो डॉट कॉम है, डॉट कॉम क्या कहलाएगा? डॉट कॉम कहलाती है आपकी एक्सटेंशन। ठीक है, डॉट कॉम जो है बेसिकली इसे हम कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन, आप कह लें, ये एक्सटेंशन कह लें। ठीक है, ये आपकी डोमेन एक्सटेंशन कहलाती है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सबको? ये आपकी डॉट कॉम जो है वो आपकी डोमेन एक्सटेंशन कहलाती है। अब डोमेन एक्सटेंशन जो है वो बहुत तरह की होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ले लें, आपके पास दो तरह की डोमेन एक्सटेंशन होती हैं। जैसे कि एक होती है आपकी, जिसे हम कहते हैं GTLD। ठीक है, और दूसरी आपके पास डोमेन एक्सटेंशन होती है जिसे हम कहते हैं CCTLD। ठीक है, ये दो तरह की आपके पास डोमेन एक्सटेंशन हैं। एक को हम कहते हैं GTLD और एक को हम कहते हैं CCTLD। ठीक है, अब हमारे पास GTLD कौन सी है जी? GTLD में, ये पहले आपका एब्रिविएशन नोट करना। GTLD से क्या बनता है? GTLD से बनता है जी जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स। इसी तरह इससे बनता है आपके पास कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल्कि, GTLD से बनता है जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, और
आपके पास CCTLD से बनता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है जी, ये इसके एब्रिवेशन हैं। GTLD स्टैंड्स फॉर जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, CCTLD स्टैंड्स फॉर कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। मतलब ये जो डोमेन एक्सटेंशंस हैं, .com है, .net है, .org होती है, .info होती है, ठीक है, .ed होती है, ये आपकी डोमेन एक्सटेंशंस कहलाती होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वीडियो सॉन्ग है तो हमारे पास उसकी एक्सटेंशन .mp4 में होती है, ऑडियो सॉन्ग की एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास लाइक MP3 में होती है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि डोमेन्स को भी ना डिफरेंट एक्सटेंशंस में डिवाइड किया गया है ताकि डिफरेंट पर्पसेस के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। अब जैसे कि GTLD में कौन कौन सी एक्सटेंशंस होती है जी? GTLD के अंदर हमारे पास आती है एक .com आती है, ठीक है, इसमें .net आती है, .info आती है, इसी तरह .edu आप कह सकते हो, .org आप कह सकते हो, डॉट लाइक आप ले लो PW होती है। ये तकरीबन चंद एक नहीं है, ये काफ़ी सारी हैं, ये 100+, 200+, ये तकरीबन बहुत सारी डोमेन एक्सटेंशन है। अगर आप गूगल कर लें कि लिस्ट ऑफ GLDs तो आपको बहुत सारी डोमेन एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डोमेन एक्सटेंशंस अभी आपके पास अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। इसी तरह से CCTLD क्या होता है? CCTLD स्टैंड्स फॉर कंट्री को टॉप लेवल डोमेन, मतलब ऐसी डोमेन एक्सटेंशंस जो कि किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जैसे कि .pk है, ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके पास .in है, इसी तरह मिसाल के तौर पे आपके पास .uk है, सेम इसी तरह से आपके पास .us होती है, इसी तरह से आपके पास जो है .ae होती है, रिप्रेजेंट करती है अरब एमिरेट्स को। ठीक है, इसी तरह आपके पास डोमेन एक्सटेंशन होती है AU होती है, AU जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो ये डोमेन एक्सटेंशन जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करें वो कहलाती हैं कंट्री को टॉप लेवल डोमेन। ऐसी डोमेन एक्सटेंशन जो रिप्रेजेंट जो कि ग्लोबली इस्तेमाल की जाती है, मतलब उसमें कोई लिमिट, इन डोमेन एक्सटेंशन, ये जो डोमेन एक्सटेंशन मैंने आपको बताया ना, इन डोमेन एक्सटेंशन में कोई किसी किस्म की कोई लिमिट्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। मतलब ये जो GTLDs होती हैं इन्हें कोई भी पर्सन रजिस्टर कर सकता है, कोई भी ले सकता है बगैर किसी मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशंस के बगैर, कोई किसी किस्म की कोई लाइक समझ लें कि किसी के रूल्स के बगैर जो है ना आप इन डोमेन्स को बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। जबकि ये जो डोमेन्स होती हैं जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होते हैं, इनमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मिसाल के तौर पे जो ये अरब एमिरेट्स की डोमेन है और .uk की डोमेन है, इन दोनों डोमेन्स को लेने के लिए जो है मस्ट है कि आपके पास कोई, या तो आप UK के जो मतलब रिहायशी हों, वहाँ के रहने वाले हों, या आपके पास उसका पासपोर्ट हो, ठीक है, तो फिर आप UK की डोमेन को ले सकते हैं। इसी तरह से अरब एमिरेट्स का भी ऐसे, या तो आपके पास वहाँ की नेशनलिटी हो, या आपका वहाँ पे कोई बिजनेस हो, रजिस्टर्ड बिजनेस हो, ठीक है, पासपोर्ट हो, तो फिर आप जो है ये अरब एमिरेट्स की डोमेन ले सकते हैं। बाकी डोमेन्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, .pk की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिया की डोमेन्स भी ले सकते हैं, USA के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और ना ही कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेन लेने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि डिफरेंट जो CCTLDs होती है कंट्री कोड वाली, उनमें लिमिट्स होती हैं। अच्छा, इसमें अब ये आपको मैं बताऊं, इनकी एब्रीविएशंस बता देता हूँ। .com से बनता है जी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, हाँ बिल्कुल, .sa भी है, बिल्कुल है। .com से बनता है कमर्शियल। कमर्शियल जो है मतलब अगर कोई ऐसा आपका कोई बिजनेस है जो कि आप उसको कमर्शियली यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए .com की डोमेन्स ली जाती हैं। .net की डोमेन मोस्टली नेटवर्क कंपनीज के लिए, मतलब ऐसी कंपनीज जो नेटवर्क की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, वो उसके लिए आप .net की डोमेन्स ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन की ड्यू के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कोई NGO है, कोई आपकी लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसे हम NGO ही कहते हैं, वो, या कोई और आपका ऐसा कोई इदारा है, लाइक लाइक एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए आप .org डोमेन दे सकते हैं। .pw से बनता है प्रोफेशनल वेब, तो इसके लिए आप फिर ये डोमेन ले सकते हैं। मतलब कहने का ये ऐसी डोमेन
मतलब कि जो आप लेना चाह रहे हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने डोमेन ली हुई है teshamkhan.com, और कोई और पर्सन ये डोमेन लेना चाहता है, तो उसके पास पॉसिबल ही नहीं है कि वो ये डोमेन परचेज कर सके तब तक, जब तक मैं उस डोमेन को छोड़ नहीं देता। ठीक है, तो फिर वो उसके पास ऑप्शंस है कि वो डॉट नेट में ले सकता है, डॉट इन्फो में ले सकता है, teshamkhan.net, teshamkhan.info, इस तरह से वो डोमेन को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। यहाँ पर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी किसी कस्टमर की वेबसाइट आप बनाएंगे तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग का सामना लाजमी करना पड़ता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी समझ लें फिर, क्योंकि बाज़ बच्चे यही परेशान हो रहे होते हैं बाद में कि सर वो अब ये वेबसाइट तो मैंने बना लिया, अब क्लाइंट को क्या देना है, क्लाइंट से डोमेन होस्टिंग कैसे लेनी है, क्या सीन करना है, तो फिर बड़ा मसला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपको क्लाइंट प्रोवाइड करते होते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग में अगर आपके पास कोई आके क्लाइंट कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है, तो आपको वो सबसे पहले जो है अपनी डोमेन एंड होस्टिंग की लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि भाई ये मेरी डोमेन एंड होस्टिंग है, यहाँ से लॉगिन करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। और मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम वर्डप्रेस में बना के दे रहे हैं तो हम उसमें लॉगिन करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उसमें फिर अपना काम करेंगे। बट एक और ऑप्शन भी होता है कि हमने अगर लोकल होस्ट पे बनाया है, तो लोकल होस्ट पे बनाने के बाद फिर क्लाइंट से डोमेन एंड होस्टिंग उसकी लॉगिन डिटेल्स लेके फिर हम अपनी बनी हुई वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑनलाइन जो है उसको कर देंगे, मतलब कि उसकी डोमेन एंड होस्टिंग पर अपलोड कर देंगे, जिसे हम पब्लिशिंग कहते होते हैं। ठीक है, और भी सवाल हो? जी। देखिए जी, मैंने आपको कहा था, मैंने जो है वो आपको कहा था कि आप लोग जो है वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, आप लोग जो है वो अगर फ्री में ऑनलाइन कोई डोमेन होस्टिंग पे काम करना चाहते हैं, तो मैंने आपको एक क्लाउड एक्सेस का बताया था। क्लाउड एक्सेस पे आपको सामने इश्यूज थे, एरर्स थे, वो अलाउ नहीं कर रहे, उन्होंने फ्री में डोमेन होस्टिंग देना बंद कर दी हुई है। फिर मैंने आपको 000 वेब होस्ट के ऊपर जाके जो है वो आपको मैंने करके दिखाया था कि कैसे आपने यहाँ पे अपनी सब डोमेन बनानी है और उसके ऊपर वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, वो आपको मैंने बताया था, वहाँ से ऑनलाइन करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन लेकिन आपको जो कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं ना अपनी डोमेन एंड होस्टिंग, वो डेफिनेटली प्रीमियम होती है, वो उनकी पेड हो डोमेन एंड होस्टिंग होती है। उनके पास जो कंट्रोल पैनल वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रीमियम कंट्रोल पैनल होता है, जिसे हम सी पैनल कहते होते हैं। सी पैनल में भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बेफिक्र रहें। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल, डोमेन्स जो हैं वो परचेज करनी होती है, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आपको डोमेन्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, डोमेन्स आपको डेफिनेटली परचेज करनी होती है। ठीक है, डोमेन की जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल के लिए आप मिनिमम 1 साल के लिए, और मैक्सिमम आप एक डोमेन को 10 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? एक डोमेन को आप मिनिमम जो है वो 1 ईयर्स के लिए, और एक डोमेन को आप मैक्सिमम जो है वो 10 ईयर्स के लिए उसको ले सकते हैं। 10 ईयर्स के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, 10 ईयर्स के बाद आप दोबारा से रिन्यू करवा लें। 10 ईयर्स के बाद आप मजीद 10 ईयर्स के लिए भी रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका होता है तरीकेकार। इसके लिए डिफरेंट कंपनीज हैं, लाइक जैसे गोडेडी है, और इसके अलावा लाइक नेम चीप है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, आई पेज है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि डोमेन एंड होस्टिंग की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल, मैं होस्टिंग भी बताऊंगा आप लोगों को। होस्टिंग जो है वो लाइक क्या होती है, अभी वही टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है। फिर मैं कल आप लोगों को जो है वो माइग्रेशन सिखाऊंगा कि किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो है वो अपने कंप्यूटर से उठा के हम ऑनलाइन होस्टिंग के ऊपर किस तरह से माइग्रेट करते हैं। मतलब कि अब ये टॉपिक होगा
कि अगर हम वेबसाइट किसी कस्टमर की बनाते हैं लोकल होस्ट पे अपने जैम के ऊपर, तो कस्टमर से लॉगिन डिटेल्स लेने के बाद हम किस तरह से उसको ऑनलाइन जो है फिर वो अपलोड कैसे करते होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह हम लोग कल सीखेंगे। अभी फिल वक्त आपको टोटल आज के टॉपिक में सारा चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक और कोई क्वेश्चन हो? डोमेन एंड होस्टिंग बनानी नहीं पड़ती है। जो डोमेन एंड होस्टिंग जो है ना वो हमें परचेज करनी पड़ती है। अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं, अपनी वेबसाइट भी बना रहे हैं, तो आपको डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी होगी। उसके बाद जाके फिर आप उस पर अपलोड करते हैं अपना कंटेंट। ठीक है, लेकिन कस्टमर जो होगा, कस्टमर की जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होंगे तो वो आपको अपनी होस्टिंग डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकता है, डोमेन होस्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है, भाई ये मेरी डोमेन एंड होस्टिंग है, यहाँ पर आप अपलोड कर दें। ठीक है, अदर कोई ऑप्शंस ये भी होते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर जो बिल्कुल न्यू वेबसाइट बनवा रहा होता है, बिल्कुल न्यू अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो कहता है कि भाई आपसे रिकमेंडेशंस ले लेता है कि भाई मैंने डोमेन एंड होस्टिंग अभी परचेज करनी है, तो मुझे बताएं कहाँ से परचेज करें। तो आप उसे डिफरेंट जो लाइक कंपनीज हैं आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। नहीं तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि आप हमें डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके दे दें, उसके उससे फिर ये होता है कि फिर वो आपको जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी में वो उसकी अमाउंट भी ऐड करवा लेते हैं डोमेन एंड होस्टिंग की। तो फिर आप कस्टमर को अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो परचेज करके दे देते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर होगी? हाँ जी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो किसी का तो मुझसे पूछ लें। अगर सबको क्लियर हो गई है बात तो मुझे क्लियर का बताएं, ताकि फिर मैं आपको होस्टिंग के ऊपर बता सकूं कि होस्टिंग बेसिकली होती क्या है, होस्टिंग का मैं आपको समझा सकूं। जी। हाँ जी जी, क्लियर है सबको? वेबसाइट आप किसी भी चीज़ में बना लें, चाहे वर्डप्रेस में बना लें, चाहे एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप में बना लें, चाहे आप खाली एचटीएमएल सीएसएस में बना लें, चाहे आप वेबसाइट को पीएचपी में बना लें, आपको वेबसाइट बनाने के बाद उसे अपने यूजर्स तक पहुंचाने के लिए, पूरी दुनिया में उसको लॉन्च करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को डोमेन और होस्टिंग पर अपलोड करना लाजमी होता है। उसके बगैर उसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो चलें अब हम आते हैं कि होस्टिंग बेसिकली क्या होती है। बात को बहुत गौर से अब आप लोगों ने सुनना है कि अब होस्टिंग क्या होती है। अपने लफ्जों में पहले मुझे बताएं होस्टिंग किसे कहते हैं। किसी को अगर पता है तो वो मुझे यहाँ पर बताएगा कि होस्टिंग हम बेसिकली किसे कहते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बेसिकली असल में होस्टिंग होती क्या है। जी। हाँ जी, किसे बोलेंगे वेब होस्टिंग? हाँ जी। अब्दुल रहमान साहब का जवाब सही है कि जहाँ पर आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है उसे हम वेब होस्टिंग कहते होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। देखें, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। A service which is used to publish a website
on the internet is called वेब होस्टिंग। मतलब एक ऐसी सर्विस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं पब्लिश करने के लिए वेबसाइट को ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब होस्टिंग। एक ऐसी सर्विस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए, अपलोड करने के लिए। सर्विस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी वेब होस्टिंग कहते हैं उस सर्विस को। ठीक है, ठीक हो गया, गुड हो गया, सही है जी कलीम साहब, मेरा बिल्कुल ठीक बात होगी। अच्छा आगे आते हैं। अब बेसिकली ना देखें, मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा आप लोगों ने फुल तवज्जो रखनी है और अब मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए, कमेंट करके बताएं, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स देके कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पॉइंट जो है, कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को क्लियर हो जाए जी। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अब बात को जरा सबने ना बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना है। देखिए मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों के सामने ही है ये, लाइक जैसे मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एक स्टोर बनाया था लोकल होस्ट पे, यहाँ पर एक मैंने ये स्टोर बनाया था जिसमें ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कल जो है नई प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड किए थे, सारा कुछ ऐड किया था। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट बेसिकली स्टोर है इस वक्त मेरे अपने कंप्यूटर के अंदर। मतलब मेरे कंप्यूटर में जो लगी हुई एक हार्ड डिस्क है, ये तमाम डेटा, ये तमाम वेबसाइट जो है ना उसमें स्टोर है। अब डेफिनेटली जब मेरी जब इस हार्ड डिस्क में से जब आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए या तो फिर आप टीम व्यूअर के ऊपर आके मेरी इस वेबसाइट को देखेंगे, या मैं इस वेबसाइट को आपको कॉपी करके दे दूंगा। तो क्या ऐसा होता है कि अगर हमें फेसबुक यूज करनी होती है तो क्या हम जो है वो जो फेसबुक का ओनर है हम उससे रब्ता करते हैं कि भाई टीम व्यूअर पे हमें फेसबुक दिखा दो या ओपन करके दे दो? ठीक है, नहीं ना, ऐसे नहीं होता ना। ना तो आपको फ्लैश में कोई कॉपी करके दे दिया जाती है फाइल्स को, क्या होता क्या है, सिंपल, आप डोमेन का नाम लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो आपकी वेबसाइट उसके आपके सामने आ जाती है। तो बेसिकली वेब होस्टिंग में होता ये है कि जो वेबसाइट होती है, जैसे कि ये वेबसाइट आपके सामने है जो कि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, वेब होस्टिंग में बेसिकली ये होता है कि आपकी जो लोकल हार्ड डिस्क होती है, लोकल हार्ड डिस्क हमारा जो आपके कंप्यूटर में, जो आपके लैपटॉप में लगी हुई हार्ड डिस्क है, उस वेब उस हार्ड डिस्क में से आप डेटा उठा के जो इंटरनेट के ऊपर लगी हुई हार्ड डिस्क है, सिंपल वर्ड्स ये समझ लें कि जो इंटरनेट के ऊपर लगी हुई हार्ड डिस्क है, मतलब जो आपका सर्वर्स है उसके ऊपर जो लगी हुई हार्ड डिस्क होती है, आप अपने कंप्यूटर से वहां पर डेटा अपलोड कर देते हैं ताकि उसे ग्लोबली कोई भी इस्तेमाल कर सके। जैसे कि मिसाल के तौर पे बहुत सिंपल सी बात है कि आप जो हैं, आपने कोई फ़ोटो ली, अपनी फ़ोटो एक कैप्चर की, अब वो फ़ोटो सिर्फ़ आपके मोबाइल फ़ोन में है, राइट? आप उस फ़ोटो को सिर्फ़ आप ही देख सकते हैं और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब आप क्या करते हैं, फिर उस फ़ोटो को आप फ़ेसबुक पर अपलोड कर देते हैं, मतलब फ़ेसबुक का जो सर्वर है, वहाँ पर जाकर अपलोड हो जाती है वो फ़ोटो, ठीक है? तो उस सर्वर को अब जो-जो एक्सेस कर सकता है, मतलब जो-जो फ़ेसबुक ओपन कर सकता है, वो आपकी उस फ़ोटो को देख सकता है। समझ में आई बात? मतलब आपने अपनी इस तस्वीर को अपने मोबाइल फ़ोन की मेमोरी में से, उसमें अपनी डिस्क में से आपने उसको उठा के आपने फेसबुक का जो सर्वर है, या जो समझ लें इंटरनेट के ऊपर जो लगी हुई हार्ड डिस्क है, आपने उसके ऊपर अपलोड कर दिया ताकि उसे सब यूज़र जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है वो उसे जो है वो देख सकते हैं, या आपकी फाइल्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई है मेरी? पॉइंट क्लियर हुए आपको? इन सिंपल वर्ड्स, अपनी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में से उठा के इंटरनेट पर जो लगी हुई हार्ड डिस्क होती है, जिसे हम लाइक सर्वर्स भी कहते हैं, उस पर हम अपलोड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को या इस सर्विस को हम बेसिकली वेब होस्टिंग कहते हैं। मतलब आपको जो ऑनलाइन सर्वर्स हैं, जो वेब होस्टिंग के लिए सर्वर्स हैं, उसमें बेसिकली ये होता है, फॉर एग्जांपल ले ले कोई कंपनी है एबीसी, अगर मैं उस कंपनी से कोई होस्टिंग परचेज करता हूँ तो वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी के पास जो सर्वर मौजूद है, वो कंपनी उस सर्वर में से एक स्पेसिफिक स्पेस जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 GB रिक्वायर्ड है, तो 5 GB की जो उसमें पार्टीशन करके अपनी हार्ड डिस्क में से 5 GB मेरे नाम पर एलोकेट करके उसका यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दे कि भाई ये आपकी 5 GB स्पेस है,
इसमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड है। आप इस यूज़र नेम और पासवर्ड को एक्सेस करके इस 5 GB की मेमोरी में अपनी वेबसाइट की फाइल्स को आप इजीली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है ना। तो मोस्टली कंपनीज जो आपको होस्टिंग की सर्विस देती हैं वो आपको डोमेन की भी सर्विस देती हैं, और मोस्टली कंपनीज जो डोमेन की सर्विस देती हैं वो आपको होस्टिंग की भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। हाँ जी, जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं मुझे ये बताएं सबको क्लियर है, कमेंट करके जल्दी से बताएं फिर हम आगे चलते हैं जी। कंट्रोल पैनल का नाम है सी पैनल। सी पैनल इज मोस्ट यूजफुल एंड पॉपुलर का पॉपुलर वेब होस्टिंग control panel which is based on Linux operating system। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है कि देखें वेब होस्टिंग जब हम परचेज करने जाते हैं तो हमारे पास मोस्टली दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप विंडोज होस्टिंग लेते हैं, एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप लिनक्स होस्टिंग लेते हैं। ठीक है बेटा, ये वो बातें हैं जो कोई भी नहीं बताएगा, और ये जो बातें हैं ये जो है मोस्टली लोग ये सीख मतलब मोस्टली लोग जो है वो समझ लें कि टाइम वेस्ट करने के बाद या अपना नुकसान करने के बाद सीखते हैं। मतलब उनको सही डायरेक्शन का नहीं पता होता कि उन्होंने होस्टिंग अब कौन सी लेनी है, वो कुछ गलत लेके बैठ जाते हैं और फिर दोबारा से मतलब पैसे ज़ाया करने वाली बात हो जाती है। तो बात को ज़रा गौर से समझें क्योंकि ये आगे जाके आपके काम ज़रूर आएंगे। मैं बताता हूँ जनूबिया, मैं अभी उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। देखें, जब हम कोई होस्टिंग लेते हैं ना तो आपको सबसे पहले ये चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई आपने जो वेबसाइट बनाई है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, ताकि उसी से सपोर्टेड होस्टिंग आप परचेज कर रहे हो। ठीक है, अब दो तरह की होस्टिंग बहुत ज़्यादा चलती हैं, एक आपकी विंडोज़ होस्टिंग चलती है ज़्यादा और एक आपकी लिनक्स होस्टिंग चलती है ज़्यादा। तो अगर हम बात करें वर्डप्रेस की और पीएचपी वगैरह की, तो वर्डप्रेस और पीएचपी जो है ना वो आपको सपोर्ट करता है लिनक्स होस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो लिनक्स होस्टिंग होती है वो आपकी वर्डप्रेस को और पीएचपी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। विंडोज़ होस्टिंग में भी वर्डप्रेस चल जाता है, विंडोज़ होस्टिंग में भी पीएचपी चल जाती है। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली इस्तेमाल की जाती है होस्टिंग वो आपकी लिनक्स होस्टिंग होती है। ठीक है, लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इसी तरह से लाइक विंडोज़ के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ले लें कि एक कंपनी होगी आपके पास लिनक्स और एक कंपनी आपके पास हो गई माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ होस्टिंग, लिनक्स जो है वो लिनक्स होस्टिंग। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मतलब सर्वर्स के, मैं सर्वर्स की बात मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपको पता होगा अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ना वो आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक आपका जो है वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये याद है किसी को कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का? हाँ जी, ये चीज़ याद है अगर सीएस और आईटी वालों, ये याद होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जो वेब होस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो दोनों कंपनीज जो हैं वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती हैं, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे लिनक्स जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है आपके पास, जिसे हम सेंटोस कहते होते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है लाइक जिसे हम जो है रेड हैट के नाम से जानते होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है लाइक सर्वर 2003 के नाम से एक एडिशन है। इसी तरह फिर एक आपके पास
सर्वर जो है वो 2012 के नाम से एक एडिशन आपके पास है, सर्वर 2016 के नाम से भी एडिशन जो है वो आपके पास है। तो ये अगर आपने विंडोज़ होस्टिंग यूज़ करनी है तो आपके सर्वर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कोई एक होना चाहिए। अगर आपने जो है वो लिनक्स की होस्टिंग इस्तेमाल करनी है तो फिर इन दोनों में से कोई होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। देखें, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्डप्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में। तो वर्डप्रेस जो है बेसिकली किस लैंग्वेज में बना हुआ है? पीएचपी लैंग्वेज में बना हुआ है। तो पीएचपी लैंग्वेज के लिए मोस्टली जो है इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स को इस्तेमाल करने की जो मेन वजह वो क्या है? देखें, माइक्रोसॉफ्ट के जो दोनों सर्वर्स हैं ये पेड है, लाइसेंस होता है, आपको परचेज करना होता है। जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना उसमें रेड हैट जो है ये पेड है। जो सेंटोस है ये बिल्कुल टोटली फ्री जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। तो मोस्टली जो है वो सेंटोस ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो सब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि सेंटोस जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स में। ठीक है, वेब होस्टिंग्स के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात हो रही थी सी पैनल की। सी पैनल जो है बेसिकली वो बनाया गया है लिनक्स के ऊपर। मतलब सी पैनल विंडोज होस्टिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। सी पैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स को सपोर्ट करता है। और लिनक्स में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सेंटोस ये इसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो मैं अब आपको अच्छा पहले ये यहाँ तक बता दें, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे यहाँ पर पूछ लें, ताकि फिर मैं आपको सी पैनल का डेमो दिखाता हूँ कि सी पैनल बेसिकली एक्सेस कैसे किया जाता है या होता कैसे। जी। हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि बेसिकली सी पैनल जो है वो किस तरह से होता है, उसको कैसे एक्सेस करते होते हैं। देखें, मिसाल के तौर पे लेने मेरी वेबसाइट है एहतशाम खान.com। मैंने यहाँ पे लिखा है एहतशाम खान.com स्लैश लगाने के बाद आपको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। ये एड्रेस बार में मैंने लिखा अपनी डोमेन का नाम, स्लैश लगा के आपने लिखना होता है सी पैनल। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि वेब होस्टिंग इस्तेमाल कर रही है, जिस वेब होस्टिंग में कंट्रोल पैनल सी पैनल है, ठीक है, उस वेबसाइट को एक्सेस करने, उसके कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने के लिए आपने लिखना होता है एहतशाम खान.com/cpanel। जैसे आप इसको लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी और यहाँ पर ये आपके पास लॉगिन आ गया है कि यहाँ से आप अपनी सी पैनल के अंदर यहाँ से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, यूज़र नेम और पासवर्ड देखें, ये सी पैनल जो है वो आपके पास लॉगिन हो जाएगा। जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं ये बेसिकली आपको होस्टिंग कंपनी जो होती है वो आपको प्रोवाइड करती है कि भाई ये आपके होस्टिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड है। फिर आप उसको लॉगिन करके उसको एक्सेस करके फिर आप जो है ये देखें, ये एक पूरा कंट्रोल पैनल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स वेब होस्टिंग को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, आप अगर चाहें, अब आप खुद इसको कैसे देख सकते हैं, इसके ऑप्शंस को, बहुत आसान है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है और जाके यहाँ पे लिखना है आपको सी पैनल डेमो। ठीक है, आपने गूगल पे सिंपली जो है वो सर्च करना है सी पैनल डेमो। जैसे आप सी पैनल डेमो लिखेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है सेकंड पे कि डेमो सी पैनल। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सी पैनल जो है बगैर किसी यूजर नेम पासवर्ड के ये आपको
एज अ डेमो के तौर पे ये आपको ओपन करके दिखा देंगे। ठीक हो गया जी, बात समझ में आ गई है सबको? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। भाई ये सिस्टम को रन करने के लिए सर्वर क्यों इस्तेमाल करते हैं? लिनक्स, लिनक्स जो है ना, बेसिकली लिनक्स आपका एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपके दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। लाइक एक होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। देखें, माइक्रोसॉफ्ट के दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे सर्वर 2003 है, 12 है, फिर 16 है, 8 है, सर्वर 2008 भी है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे कंप्यूटर जिनको आप सर्वर बनाना चाहते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद जैसे कि आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हम अपने लिए पर्सनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कि पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसे हम विंडोज़ सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, 2008, 2012 और विंडो अभी जो लेटेस्ट है हमारे पास रिसेंटली वो है विंडोज सर्वर 2016। ठीक है, 16 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई 20 या 18 पे लॉन्च हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो 2016 चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर होगी मेरी बात? अब बेसिकली ये सारे फीचर्स इसके ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल बताऊंगा कि किस तरह से सी पैनल को मैनेज करते हैं, सी पैनल को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे ये स्टेट्स क्या होते हैं, यहाँ पे फाइल्स कहाँ पे जाके अपलोड की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस बेसिकली कैसे बनती होती है, ये इंशाल्लाह कल हम लोग चेक करेंगे। अभी फिल वक्त मैं आपको इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी डोमेन जो है उसका नाम बेसिकली ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिएगा। अभी इस वक्त जो मेरी डोमेन इस सी पैनल के ऊपर लगी हुई है वो है आपकी एहतशाम खान डॉट वर्क के नाम से एक मैंने डोमेन ली हुई है। ठीक है, तो अब इस डोमेन के ऊपर जो है मैं आपको एक वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस जो है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, चलें अब आते हैं यहाँ पे। आपके पास एक ऑप्शन होता है, ये वर्डप्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आपने सिंपल इस वर्डप्रेस को ओपन करना होता है। मतलब अभी डिटेल में और नहीं बताऊंगा मैं, फिल वक्त मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कितनी जल्दी हम अपने डोमेन के ऊपर ऑनलाइन सी पैनल की मदद से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ब्लॉग्स को इंस्टॉल करने के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं इसमें, लाइक जैसे इसमें आपके पास वर्डप्रेस है, इसमें आपके पास लाइक आप अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर B2 एवोल्यूशन है, तो ये सारे ब्लॉक के लिए हैं। इसी तरह से अगर आप मज़ीद देखें, अगर आप देखें फॉरम्स के लिए आपके पास ये है, पोर्टल CMS के लिए आप जुमला है काफ़ी फेमस आपका CMS कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास ड्रुपल है, ये भी काफ़ी फेमस है, इसकी भी जॉब्स होती हैं। और यहाँ पे मज़ीद अगर आप देखें सोशल नेटवर्किंग के लिए जो है वो आपके पास ये वाले डॉल्फिन जो है वो काफ़ी फेमस जो है वो आपका प्लेटफॉर्म है जो आके आपको सोशल नेटवर्क की वेबसाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। खैर, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के ऊपर आते हैं, वर्डप्रेस पे आते हैं और वर्डप्रेस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे शॉप के नाम से लिख देता हूँ, तो शाम खान डॉट वर्क स्लैश शॉप। और मैं यहाँ पे सिंपली, आपको कुछ भी नहीं करना, यूज़र नेम आपने डिफाइन कर दिया और पासवर्ड आपने कोई भी ये डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल। और उसके बाद यहाँ पर आपको वो सजेशंस दे रहा है कि भाई आप ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि आप ये थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर, हम मजीद कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हमने ये फोल्डर का नाम डिफाइन कर दिया कि हम इस फोल्डर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे डायरेक्टरी डिफाइन कर दी। अगर आप मेन डोमेन पे करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टरी वाले को खाली कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर जी यहाँ से आपने सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ये विद इन सेकेंड जो है ये आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये फोल्डर जो है वो बेसिकली पहले से मौजूद है। खैर, तो यहाँ पे हम शॉप के नाम से डिफाइन करते हैं। हमने लिखा शॉप, और अब हम ज़रा इसको इंस्टॉल करते हैं। ये विद इन सेकेंड जो है ये वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल कर देगा, सारी फाइल्स खुद ही कॉपी कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसने जो है आपके पास वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। देखिए वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली एट दिस यूआरएल, और ये इसका एडमिन का लिंक है dashamkhan.org/shop/wp admin। देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये लिंक ओपन करते हैं, देखें वर्डप्रेस का एडमिन ओपन कर देगा। ये लिंक ओपन करते हैं तो ये आपका जो है वो वर्डप्रेस, देखें वर्डप्रेस उसने इंस्टॉल कर दी, इसकी डिफ़ॉल्ट थीम आ गई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे पास ओपन कर दिया। मतलब विद इन सेकेंड्स आपकी डोमेन के ऊपर जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट से जाके कोई फाइल्स डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं थी। खुद ब खुद आपने सिर्फ एक पाथ डिफाइन किया कि इस डोमेन के ऊपर इस फोल्डर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दो, उसने विद इन सेकंड जो है वो वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल कर दिया। मतलब कि कहने का ये है कि सी पैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं, ऑटोमेट कर देते होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आशिफ, इन ये जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, ये 3, 12, 16, ये सब पेड है, इनमें से कोई फ्री नहीं है। अगर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कोई मिलेगा होस्टिंग के लिए तो वो लिनक्स का होगा, और लिनक्स का भी आपको मिलेगा तो ये सेंटोस होगा। सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही ये सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम किया जाता है। नहीं, फोल्डर बना नहीं होता। फोल्डर अगर आप लिख दोगे तो वो सी पैनल खुद ही फोल्डर बना के उसमें इंस्टॉल कर देगा। कल क्विज होगा, बिल्कुल होगा, कल क्विज लाजमी होगा। ठीक है, अभी चले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि मैं एक फाइल बना के उसे अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी वर्डप्रेस को अपलोड कैसे करेंगे डोमेन होस्टिंग के ऊपर वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। अभी फिल वक्त हम कोई यहाँ पर कोई HTML की फाइल बनाते हैं। सपोज कर लें हम लिखते हैं यहाँ पे, साल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ intro.html के नाम से फाइल ले लेता हूँ। चले सबलाइम इसको ओपन करते हैं, और चले मैं यहाँ पे कोई भी HTML का स्ट्रक्चर मैंने लिखा अबाउट शाम खान, और यहाँ पे जाके मैंने कोई भी अपनी हेडिंग पुट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने कोई पैराग्राफ बना लिया, और इसके अंदर मैंने लिख दिया समथिंग लाइक दिस। ठीक है, पैराग्राफ को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ब्राउजर में चेक करते हैं। ये देखिए, ये आपको जो है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ले लें, अब इसी को मैंने अपलोड करना है होस्टिंग के ऊपर। इस फाइल को कैसे करेंगे? सी पैनल में लॉगिन करते होते हैं, फाइल मैनेजर में जाते हैं। सी पैनल के अंदर ना बेसिकली जो आपका रूट फोल्डर होता है उसका नाम होता है पब्लिक HTML। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको पब्लिक HTML। तो ये जो पब्लिक HTML है ये बेसिकली आपका रूट फोल्डर, जैसे जैम के अंदर आपके पास होता है htdocs,
और इसी तरह से आपके पास वैम्प में होता है www के नाम से। इसी तरह सी पैनल के अंदर होता है पब्लिक HTML, मतलब लिनक्स के अंदर हमारे पास होता है पब्लिक HTML। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये इस जगह के ऊपर हम यहाँ पे फाइल को अपलोड कर देंगे। तो अपलोड पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इस फाइल को सिंपली उठाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ये देखिए मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये देखें ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा? बहुत आसान है। देखिए तो shyamkhan.work/intro.html मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए मैंने लिखा shyamkhan.work/intro.html, एंटर करता हूँ। ये देखिए ये आपके पास फाइल आ चुकी है। मतलब ये जो फाइल है अब ये ऑनलाइन हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। अब आप अपने कंप्यूटर्स में भी इस फाइल ये यूआरएल ओपन करके आप ये पेज जो है वो देख सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यूआरएल है और इस यूआरएल को आप अपने पास ओपन करके आप देख सकते हैं कि मतलब अब दुनिया में किसी जगह पर भी अगर ये एड्रेस लिखा जाता है तो आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका वेब पेज है, वो बड़ी आसानी के साथ एक्सेस हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। देखिए मैंने पेज बनाया अपने कंप्यूटर में, उसे उठा के मैंने अपनी डोमेन होस्टिंग फाइल मैनेजर में जाके उसको अपलोड कर दिया और अब उसका ये पाथ बन गया dishamkhan.work/intro.html। ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि फाइल आपके पास जो है वो एक्सेस हो चुकी है। बिल्कुल, अगर आप होस्टिंग ली है आपने, उसके अंदर देखिए डिफरेंट होस्टिंग्स के अंदर डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स होते हैं, बट मोस्टली जो कंपनीज हैं वो आपको होस्टिंग के लिए सी पैनल प्रोवाइड करती हैं। तो सी पैनल के थ्रू ही सब काम आप परफॉर्म करेंगे जितना भी आप वेबसाइट को पब्लिशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। डॉट वर्क एक्सटेंशन से मैंने वैसी डोमेन ली हुई जैसे .com एक्सटेंशन है, .net एक्सटेंशन है डोमेन की। इस तरह मैंने खुद .work के नाम से एक्सटेंशन एक परचेज की हुई है। ये एक्सटेंशन मैंने बेसिकली इस तरह परचेज की हुई है कि सेपरेट इसको रखा हुआ है ताकि जो मैं कस्टमर्स के अपने प्रोजेक्ट्स बनाता चाहता हूँ उनको दिखाने के लिए मैं अपनी इस डोमेन के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ और फिर मैं उन्हें दिखाता चाहता हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ये देखने, ये रिजल्ट है। तो उसके बाद जब वहाँ से ओके हो जाता है, कंफर्म हो जाता है सब कुछ कि भाई ठीक है, सब कुछ बन गया, रिवीजन तमाम हो जाती हैं, उसके बाद फिर अपनी डोमेन से मैं कस्टमर की डोमेन होस्टिंग के ऊपर उसको शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए मैंने ये डोमेन रखी हुई है। हाँ जी, क्लियर है।